हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एम्फीबियन का डेवलपमेंट। तो एम्फीबियन का डेवलपमेंट सबसे पहले स्टार्ट होता है रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज से। तो सबसे पहला टॉपिक देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड कॉर्टिकल रिएक्शन। तो इसमें फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुआ कहीं भी एनिमल पोल पे। ये जैसे कि ज़ाइगोट है, ये इसका एनिमल पोल होता है और ये वेजाइटल पोल होता है। तो एनिमल पोल के किसी भी साइड से स्टार्ट हो सकता है फर्टिलाइजेशन। पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री डिटरमाइन डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड। जो पॉइंट ऑफ जहाँ से स्पर्म की एंट्री होगी वो डिसाइड करेगा कि कौन सा पार्ट डॉर्सल बनेगा, कौन सा वेंट्रल बनेगा। स्पर्म स्पर्म सेंट्रियोल क्या करेंगे, वो ऑर्गेनाइज करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के एग के माइक्रोट्यूब्यूल को। एग के अंदर सेंट्रियोल नहीं होगा, तो जब स्पर्म के थ्रू सेंट्रियोल आता है तो एग में प्रेजेंट जो माइक्रोट्यूब्यूल है अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं एंड कोर्स टू अरेंज इन पैरेलल एरे इन वेजाइटल साइटोप्लाज्म। जो वेजाइटल है उसके वेजाइटल के पैरेलली अरेंज हो जाएगा, सेपरेटिंग कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म फ्रॉम योग साइटोप्लाज्म। इस तरह से कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म और योग साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाते हैं। योग जनरली वेजाइटल के साइड में प्रेजेंट होता है। दीज माइक्रोट्यूब्यूल अलाउ कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म टू रोटेट 30 डिग्री टू रोटेट विद रेस्पेक्ट टू इनर साइटोप्लाज्म। अरे डिसअपियर आफ्टर रोटेशन। ग्रे साइटोप्लाज्म अपोजिट टू स्पर्म एंट्री। जहाँ से स्पर्म की एंट्री होगी उसके अपोजिट साइड में ग्रे कलर का पैटर्न फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं ग्रे क्रिसेंट। यहाँ से ही गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है। जीनोपस मतलब फ्रॉग, इसमें कोई भी ग्रे क्रिसेंट नहीं होता है। माइक्रोट्यूब्यूल अरे इम्पॉर्टेंट इन इनिशिएटिंग डोर्सल वेंट्रल एंड एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ लार्वा। फर्स्ट क्लीवेज फरो बाइसेक्ट ग्रे क्रिसेंट। पहला क्लीवेज होगा वो ग्रे क्रिसेंट को बाइसेक्ट करेगा। अनइक्वल रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। योग वेजाइटल साइड पे प्रेजेंट होंगे। क्लीवेज फर्स्ट एट एनिमल, स्लो एट वेजाइटल। सबसे पहले स्टार्ट होगा एनिमल के साइड और वेजाइटल के साइड योग प्रेजेंट है, इसलिए वहाँ पे स्लो हो जाएगा। सेकेंड क्लीवेज इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट एंड मेरिडोनियल। जो ये पहला क्लीवेज तो वेजाइटल के साइड धीरे धीरे जाएगा, ये ऐसे होगा। और जो दूसरा है वो परपेंडिकुलर होगा और मेरिडोनियल होगा, तो ऐसे डिवीज़न होके ऐसे बन जाएगा। अब थर्ड क्लीवेज होगा वो इक्वेटोरियल होगा और टूवर्ड्स एनिमल होगा, एनिमल के तरफ में, एनिमल पोल साइड में होगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ योग, वेजाइटल के साइड योग प्रेजेंट है इसलिए वहाँ पे अच्छे से डिवीज़न नहीं हो पाएगा और इक्वेटोरियल डिवीज़न होगा एनिमल पोल के साइड। वेजिटल पोल में 4 लार्ज सेल बन जाएंगे जिसको बोलते हैं लोअर ब्लास्टोमियर्स, इसको मैक्रोमियर भी बोलेंगे। और एनिमल पोल के साइड 4 स्मॉल बनेंगे, इसको माइक्रोमियर बोलेंगे। यहाँ पे 12 क्लीवेज हो गया। अब एनिमल पैक्ड विथ स्मॉल सेल, एनिमल पैक्ड विथ स्मॉल सेल, वेजाइटल स्मॉल लार्ज सेल। अब जो एनिमल साइड है उधर तो स्मॉल सेल्स हैं और वेजाइटल के साइड में लार्ज सेल्स भी हैं और स्मॉल सेल्स भी हैं। जीनोपस में सेल साइकिल रेगुलेट होता है एमएफपी के थ्रू, माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर। नो ग्रोथ टिल 12 क्लीवेज। 12 क्लीवेज तक कोई ग्रोथ नहीं होगा, सिर्फ क्लीवेज होता जाएगा। और नो इनर सेल मास इंक्रीज। अब 16 सेल स्टेज पे मोरुला बन जाएगा। मोरुला कब 16 से 64 सेल स्टेज तक को मोरुला बोलेंगे। ब्लास्टोसिल का फॉर्मेशन होगा 128 सेल स्टेज पे, जिस ब्लास्टोसील बनने की वजह से ही इसको ब्लास्टोला बोलेंगे। और फर्स्ट क्लीवेज वाइडन इन एनिमल, क्रिएट स्मॉल कैविटी सील्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड टाइट इंटर कैलरी जंक्शंस। कैविटी एक्सपैंड फॉर्म ब्लास्टोसिल। इसका मतलब है पहला क्लीवेज होगा वो एनिमल पोल के साइड वाइडन होगा, जिसकी वजह से एक स्मॉल कैविटी क्रिएट होने लगेगी और ये बाद में सील हो जाएगी, सराउंडिंग इसकी सील हो जाएंगी टाइट इंटर कैलरी जंक्शन की वजह से, जिससे कैविटी और बड़ी हो जाएगी। और इसी को आगे जाके बोलेंगे ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसिल क्या करेगा, पहला ये परमिट माइग्रेशन ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन के दौरान ये जो भी सेल माइग्रेशन है उसको परमिट करता है। और दूसरा क्या करेगा, प्रिवेंट
प्रिवेंट सेल बीनीथ जर्म्स सेल अबो इट फ्रॉम सेल अबो इट, प्रिवेंट सेल बीनीथ फ्रॉम एबो सेल, मतलब दो आपस में ऊपर और नीचे वाले सेल को प्रोटेक्ट करेगा। न्यूकॉप सेंटर का फॉर्मेशन होगा, न्यूकॉप सेंटर का फॉर्मेशन यहाँ पे एनिमल पोल से वेजाइटल पोल के साइड होगा। अगर हम एनिमल पोल से कुछ सेल उठा के वेजाइटल की तरफ रख देंगे तो यहाँ मीजोडर्म का फॉर्मेशन होगा। एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है एनिमल साइड से, मीजोडर्म का बीच वाले से, और वेजाइटल साइड से होगा एंडोडर्म का। अब गैस्ट्रुलेशन, ग्रे क्रिसेंट सेल इनवेजिनेट टू फॉर्म, ग्रे क्रिसेंट जहाँ है वहीं से सेल इनवेजिनेट होगी और ये फॉर्म करेगी स्लिट लाइक ब्लास्टोपोर। स्लिट लाइक ब्लास्टोपोर क्रिएट होने के बाद शेप में चेंज हो जाएगा। इनसाइड एम्ब्रियो सेल इनवेजिनेशन होगा। दीज सेल्स कॉल्ड बॉटल सेल्स, इस पे PYQ आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इन सेल्स को बॉटल सेल्स बोलते हैं। कौन से सेल्स? जो ग्रे क्रिसेंट है वहाँ से कुछ सेल्स इनवेजिनेट होके एक स्लिट लाइक ब्लास्टोपोर बनाएंगी और ये स्लिट लाइक ब्लास्टोपोर जो होगा वो अपना शेप चेंज करेगा। और ये जो चीज़ें हो रही हैं ये इन्वेजिनेशन होगा जब सेल का इनसाइड द एम्ब्रियो, तब जाके स्लिट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसको ब्लास्टोपोर बोल रहे हैं। इसी ब्लास्टोपोर के फॉर्मेशन में जो सेल्स इन्वॉल्व है उनको बॉटल सेल्स बोलेंगे। दैट लाइन द आर्केंटेरोन, अब ये जो बॉटल सेल्स हैं ये आर्केंटेरोन को लाइन करके रखेंगे। आर्केंटेरोन ऐसे, जैसे ये है सेल और यहाँ पे समझ लो यहाँ पे ग्रे क्रिसेंट है, यहाँ ग्रे क्रिसेंट है और यहाँ सेल इन्वेजिनेट होगी और इस तरह से स्लिट बनाएंगी और इसको बोलेंगे ब्लास्टोपोर। और ये जो सेल्स सराउंड कर रही है ये बॉटल सेल्स है और ये आर्केंटेरोन का फॉर्मेशन होगा। अब सी अर्चिन में इन्वेजिनेशन, जो सी अर्चिन होता है उसमें जो इन्वेजिनेशन होता है वो लाइन करता है आर्केंटेरोन को। बट फ्रॉग में क्या होगा? फ्रॉग में यहाँ से गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है, नॉट इन वेजाइटल बट इन मार्जिनल जोन। अब जो फ्रॉग है इसमें गैस्ट्रुलेशन वेजाइटल साइड से स्टार्ट नहीं होगा, इसमें मार्जिनल जोन से स्टार्ट होगा। मार्जिनल जोन किसको बोलेंगे? जहाँ पे एनिमल पोल और वेजाइटल पोल दोनों मीट करेंगे, मतलब इक्वेटर का जो पार्ट होगा वो उसको बोलेंगे मार्जिनल जोन, और वहीं से गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगा फ्रॉग में। अब डिटर्मिनेशन ऑफ एम्फीबियन एक्सेस, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्फीबियन एक्सेस, फेट मैप imposed upon egg by transcription factor VEG-T, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्फीबियन एक्सेस। तो इसका फेट मैप डिसाइड होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो भी VEG-T के साइड है उससे। एंड TGF बीटा इज ए पैराक्राइन फैक्टर VEG1। mRNA TGF beta is mRNA for these protein located in the cortex of VEG। इफ़ VEG-T डिस्ट्रॉय, अगर VEG-T डिस्ट्रॉय होता है तो इंटायर एम्ब्रियो डेवलप इनटू एपिडर्मिस, कोई भी मीजोडर्म नहीं बनेगा, कोई भी एंडोडर्म नहीं बनेगा। अब वेज वन इज़ नॉन फंक्शनल, ये लैक करेगा एंडोडर्म और डॉर्सल मेजोडर्म को। अगर वेज1 नॉन फंक्शनल हो जाए तो एंडोडर्म नहीं बनेगा और डॉर्सल मेजोडर्म नहीं बनेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे होगा, ये वेजाइटल साइट है, यहाँ पे VEG-T और VEG-1 होगा, दोनों का mRNA यहाँ पे प्रेजेंट होगा। VEG-1 किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? VEG-1 रिस्पॉन्सिबल है एंडोडर्म और डॉर्सल मेसोडर्म के फॉर्मेशन में, और VEG-T इन्वॉल्व है एपिडर्मिस के फॉर्मेशन में, सॉरी एपिडर्मिस के फॉर्मेशन। जब VEG-T डिस्ट्रॉय होता है तब एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है, तो वो मीजोडर्म और एंडोडर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैकेनिज्म ऑफ एक्सेस डिटर्मिनेशन इन एम्फीबियन, वेंट्रल सिग्नल रिलीज थ्रू आउट द वेजाइटल रीजन, दिस सिग्नल इंड्यूस मार्जिनल सेल टू बिकम मीजोडर्म। ओके, अब डॉर्सल का जो सिग्नल है रिलीज बाय वेजाइटल
हाँ, वेजाइटल वाले जो होंगे वो डॉर्सल सिग्नल रिलीज करेंगे और ये सेल्स बनाएंगे न्यूकॉप सेंटर। इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजर, formation of Newcop center only in dorsal side of wedge because of beta catenin. Cortical rotation lead to release of Wnt2 disheveled and GBP, GSK binding protein from microtubule and distributed in dorsal region. मतलब कॉर्टिकल रोटेशन होने के वजह से Wnt2 डिस्ट्रेवल्ड और GBP, GSK बाइंडिंग प्रोटीन, ये सारे माइक्रोट्यूबुल से निकल के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे डॉर्सल रीजन में, ये डॉर्सल रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब डिस्ट्रीवल्ड एंड GBP ब्लॉक GSK3, डिस्ट्रीवल्ड और GBP क्या करता है, GSK3 को ब्लॉक करके रखते हैं और GSK3 क्या करता है, ये बीटा कैटेनिन को ब्लॉक करता है। और अगर डिस्ट्रीवल्ड और GBP प्रेजेंट है डॉर्सल साइड में और वहाँ पे GSK3 ब्लॉक है, तो GSK3 बीटा कैटेनिन को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे न्यूकॉप सेंटर का फॉर्मेशन होगा। Wnt11 स्टेबलाइज रिएक्शन एंड कीप डिस्ट्रेवल्ड एक्टिव। Wnt11 का काम होता है कि डिस्ट्रेवल्ड को एक्टिव बनाए रखे और इस रिएक्शन को स्टेबलाइज करे। डॉर्सल साइड में बीटा कैटेनिन एक्टिवेट होगा, नॉट इन वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड में नहीं होगा, क्योंकि वेंट्रल साइड में ये प्रेजेंट होता है, GSK3 एक्टिवेट रहता है जो ब्लॉक करके रखता है बीटा कैटेनिन को। बीटा कैटेनिन बाइंड टू TCF3, TCF3 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो एक्टिवेट करता है CMOS एंड ट्विन को। CMOS और ट्विन क्या है, इंटरैक्ट इन ऑर्गेनाइजर विथ SMAD2 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। और CMOS और ट्विन ये जीन कोडिंग प्रोटीन्स हैं, ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे SMAD2 के साथ। SMAD2 एक्टिवेट हो जाएगा बाय वेज TGF बीटा और ये एक्टिवेट करेगा TG1 में, वेज 1 में। अब ये तीनों के तीनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट करेंगे ऑर्गेनाइजर जीन को, जो है कॉर्डिन, नॉगिन और गूज-कॉइड। वेज 1 एंड वेज टी फाउंड इन वेजाइटल। वेज 1 और वेज टी ये प्रेजेंट होते हैं वेजाइटल साइड में और बीटा कैटेनिन होता है डॉर्सल साइड में। बीटा कैटेनिन, वेज 1 और वेज टी ये तीनों के तीनों आपस में मिलके एक्टिवेट करेंगे जीनोपस नोडल रिलेटेड जीन को, जिसको बोलेंगे XNR जीन। दिस क्रिएट XNR प्रोटीन। अब XNR जीन एक्टिवेट होगा तो XNR प्रोटीन क्रिएट होगा। अब ये XNR प्रोटीन क्या करेगा, एक ग्रेडियंट बनाएगा और इसका ग्रेडियंट डॉर्सल साइड में हाई होता है, डॉर्सल साइड में हाई होगा तो ये स्पेसिफाई करेगा मीजोडर्म को। मीजोडर्म को कैसे स्पेसिफाई करेगा, जहाँ पे लो XNR होगा। लो XNR कहाँ होगा, वेंट्रल साइड में। वेंट्रल साइड में अगर लो XNR होगा वहाँ पे BMP हाई होगा, BMP हाई होगा तो यहाँ पे वेंट्रल मीजोडर्म बनेगा। और इंटरमीडिएट अगर XNR का एक्सप्रेशन होगा तो लेटरल मीजोडर्म बनेगा। और हाई XNR का जहाँ पे एक्सप्रेशन होता है वहाँ पे गूज-कॉइड जीन एक्टिवेट होते हैं और वो ऑर्गेनाइजन का फॉर्मेशन करता है। ये होता है डॉर्सल मोस्ट साइड पे। फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजर, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइजर का फंक्शन क्या होता है, वहीं से गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है। एक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजर जैसे BMP4, ये पावरफुल वेंट्रलाइजिंग फैक्टर है, क्योंकि वेंट्रलाइजिंग फैक्टर ये BMP4 का एक्सप्रेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे लो XNR होता है। और लो XNR कहाँ होगा, लो XNR वहाँ होगा, लो XNR वहाँ पे होगा जहाँ पे वेज 1, वेज टी और बीटा कैटेनिन का एक्टिवेशन नहीं होगा। तो ये सारे वेंट्रल साइड पे होंगे, तो इसलिए ये वेंट्रलाइजिंग फैक्टर है। जहाँ पे BMP4 एक्टिवेट होगा वहाँ वेंट्रल बनेगा, वेंट्रल साइड वो बनेगा। अब ऑर्गेनाइजर प्रोटीन्स जो है कॉर्डिन, नॉगिन्स, ये फॉलिस्टिन ब्लॉक BMP, ये सारे ब्लॉक करके रखेंगे BMP को, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोटीन डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। कॉर्डिन, नॉगिन और फॉलिस्टिन ये सारे एक्टिवेट होते हैं डॉर्सल साइड पे और इसलिए डॉर्सल साइड पे BMP ब्लॉक होता है, इसलिए वहाँ पे वेंट्रलाइजिंग फैक्टर एक्ट नहीं करता। अब आगे देखेंगे चिक में डेवलपमेंट कैसे होता है।
चीक में सबसे पहले क्लीवेज की बात करें तो चीक में क्लीवेज होता है मेरोब्लास्टिक। मेरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, टीलोलेसिथल होगा और डिस्कॉइडल होगा। सॉरी, टीलोलेसिथल नहीं होगा, डिस्कॉइडल होगा। मेरोब्लास्टिक में एक ही तरह का क्लीवेज होता है, डिस्कॉइडल। अब इसमें क्लीवेज इन बर्ड एग, आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस कि टीलोलेसिथल होता है कि नहीं होता। एक मिनट चेक करके बताती हूँ। इसका नोट्स है मेरे पास। ये पूरा क्लीवेज है। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज दो होता है, आइसोलेसिथल, मीसोलेसिथल। और हम मेरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात कर रहे हैं जो कि दो तरह से होता है, टीलोब्लास्टिक और टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल। तो वहाँ पे बर्ड की बात हो रही थी, तो बर्ड में डिस्कॉइडल होता है। तो मतलब मेरोब्लास्टिक, टीलोलेसिथल और डिस्कॉइडल क्लीवेज होता है बर्ड में। आगे देखिए, क्लीवेज इन बर्ड एग। ब्लास्टोडिस्क। ब्लास्टोडिस्क क्या है? स्मॉल डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म एट एनिमल पोल। एनिमल पोल पे साइटोप्लाज्म का एक छोटा सा डिस्क होगा जिसको बोलते हैं ब्लास्टोडिस्क। अब इसमें क्लीवेज ओनली अकर हियर। अच्छा, ब्लास्टोडिस्क पे ही क्लीवेज होगा। फर्स्ट क्लीवेज सेंट्रली होगा। पहला क्लीवेज सेंट्रली होगा इन ब्लास्टोडिस्क। ब्लास्टोडिस्क के एकदम सेंटर में पहला क्लीवेज होगा। और दूसरा मतलब बाकी सारे क्लीवेज कहाँ होंगे? फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोडर्म में हेल्प करेंगे। बाकी जितने भी क्लीवेज होंगे वो सारे के सारे मिलके ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें इक्वेटोरियल वर्टिकल क्लीवेज होगा। डिवाइड ब्लास्टोडर्म इनटू 5 to 6 सेल लेयर बिटवीन ब्लास्टोडर्म एंड योक। कैविटी इज कॉल्ड सब जर्मिनल कैविटी। अब जो योक और ब्लास्टोडर्म के बीच की कैविटी बनेगी उसको बोलते हैं सब जर्मिनल कैविटी। कैविटी क्रिएटेड व्हेन। कैविटी कब कैसे क्रिएट होता है? जब ब्लास्टोडर्म एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन से जब वाटर एब्जॉर्ब कर ले ब्लास्टोडर्म तो एक कैविटी बनाता है और फ्लूइड सिक्रेट कर देता है उस कैविटी में। एट दिस स्टेज सेल इन सेंटर ऑफ ब्लास्टोडर्म, जो सारे सेल्स हैं वो सेंटर में होते हैं ब्लास्टोडर्म के। सेड एंड डाई, वो सारे सेंटर के जो सेल हैं वो डाई मतलब वो उनकी डेथ हो जाती है। फॉर्म वन सेल थिक एरिया, इसके वजह से एक वन सेल लेयर का एक थिक एरिया बनता है जिसको पेलुसिडा बोलते हैं। पेलुसिडा फॉर्म एक्चुअल एम्ब्रियो। अब पेलुसिडा जो है वन सेल लेयर का, उसी से एम्ब्रियो बनता है। बाकी सारे सेल जो सेंटर के हैं वो मर चुके हैं। दे आर नॉट सेड। जो सेड नहीं हुआ है एरिया उसको बोलते हैं एरिया ओपेक। जो सेड हो गया उसको पेलुसिडा और जो सेड नहीं हुआ उसको एरिया ओपेक बोलेंगे। मार्जिनल जोन जो है वो कहाँ पे होता है? मार्जिनल जोन होता है पेलुसिडा और ओपेक के बीच में। ये डिटरमाइन करता है फेट को और डेवलपमेंट को। मार्जिनल जोन, पेलुसिडा कौन सा एरिया था? पेलुसिडा वो एरिया था जहाँ पे सेंटर वाला एरिया जो सेल मर चुके हैं, और ओपेक वो है जो वन लेयर थिक एरिया है जहाँ से एक्चुअल एम्ब्रियो बनता है। तो ये जो दोनों जहाँ पे मिलते हैं उसी को मार्जिनल जोन बोलते हैं और वही फेट को और डेवलपमेंट को डिसाइड करता है। अब आगे देखिए गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन हाइपोब्लास्ट में होता है। कैसे ये बनेगा? जब पेलुसिडा रिमेन, आई गेस गैस्ट्रुलेशन हाइपोब्लास्ट के फॉर्मेशन को बोलेंगे। जब पेलुसिडा रिमेन सरफेस फॉर्म ईपीब्लास्ट। जो पेलुसिडा रह गया है सरफेस पे वो ईपीब्लास्ट का फॉर्मेशन करेगा। और अदर डीलैमिनेटेड एंड माइग्रेटेड इनटू सब मार्जिनल कैविटी। अब ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये बीच की जो कैविटी बनी हुई है यही सब मार्जिनल कैविटी है, ये वाली। अब जो एक लेयर तो ऊपर जो रह गया है उसको बोलेंगे उसको ईपीब्लास्ट बोलेंगे। और जो एक लेयर के सेल थे वो डीलैमिनेट करके नीचे चले गए हैं और बीच में कैविटी बना लिए हैं, इसको बोलेंगे हाइपोब्लास्ट, नीचे वाले लेयर को।
ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। अब ए सीट ऑफ सेल फ्रॉम पोस्टीरियर ब्लास्टोडर्म माइग्रेट। अब पोस्टीरियर जो ब्लास्टोडर्म है, ये पोस्टीरियर ब्लास्टोडर्म है, यहाँ से सेल माइग्रेट करेंगी और पुश करेंगी प्राइमरी हाइपोब्लास्ट को। अब ये जो लेयर था नीचे वाला, इसको प्राइमरी हाइपोब्लास्ट बोल रहे हैं, इसको पुश करेंगी नीचे की तरफ और सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन कर देंगी, जिसको एंडोब्लास्ट भी बोलेंगे। सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट को एंडोब्लास्ट बोलेंगे। अब मेजर स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स गैस्ट्रुलेशन इज प्रिमिटिव स्ट्रिक। एवियन मतलब कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स, तीनों में ही जो मेजर स्ट्रक्चर गैस्ट्रुलेशन का है वो होता है प्रिमिटिव स्ट्रिक। प्रिमिटिव स्ट्रिक अराइज फ्रॉम पोस्टेरियर मार्जिन रीजन, ये वाला, ये पोस्टेरियर मार्जिन रीजन से जो अराइज हो रहा है सेल, इसी को बोल रहे हैं। अब इसी को बोलते हैं कोलेंसिकल। Anterior end of primitive streak is a thickening of cells called Hansen's node. Primitive streak का anterior node